किस तरीके से हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को नॉर्मली ये सब पता होता है, लेकिन नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, और पता भी है तो कोई भी गन नहीं है, है ना? आराम से देखते हैं। रोस्टर मेथड वो नहीं कि अरे सर रोस्ट कर देंगे सारे। मतलब हम एक ऐसा सेट दे रहे हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म का है, और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। नथिंग बिग, बहुत छोटी सी बात है। कोई बोलता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं। ये भी एक पॉपुलर तरीका है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। जेई इसको यूज कर चुका है ना, और करता भी है, और बहुत सारे लिटरेचर यूज करते हैं ना। आपको बोले सर एम्प्टी सेट क्या सबका सबसेट होगा? पावर सेट एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई। पावर सेट एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बतला रखा है कि भाई अब जो जेई एडवांस का सिलेबस है लास्ट ईयर से थोड़ा सा रिवाइज भी हुआ है ना? तो जेई एडवांस में भी सेट थ्योरी इंक्लूड हो चुका है। और इस बार जो सवाल आए थे, हालांकि जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही हो, लेकिन the way in which the things were presented was more or less kind of presentation from set theory। मतलब हर एक क्वेश्चन में कुछ सेट टाइप की चीज की बात हो ही रही थी, है ना? तो वैसे तो देखो सेट ऐसा कोई बहुत उड़ू चीज नहीं है ना? लिखने के तरीके या प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स वही सब है, ठीक है? तो ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज्यादा फोड़ू फाड़ू चीजें है कि यार बहुत खतरनाक सी चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना? नॉर्मल सी चीजें पढ़ रहे हैं, नॉर्मल से डेफिनेशन, बट हाँ दे आर बेसिक्स। तो हमें अच्छे से समझना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं छोटी सी चीज अगर हमने मिस कर दी तो उस छोटी सी चीज के कारण लफड़ा ना फंस जाए, ठीक है ना? तो आई होप एवरीवन इज नाउ कंफर्टेबल। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। चलिए, आई थिंक सेट थ्योरी में सबसे पहले हम सेट के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सेट का डेफिनेशन क्या होता है आप सभी को पता है या नहीं पता है, तो मैं आपको बतला देता हूँ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं तो बस इतनी ही लाइन बोल के खामोश हो जाता हूँ, शांत हो जाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आप चीजों को कलेक्ट कर रहे हो, पहली चीज। तो यानी यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ कलेक्शन। अब वो कलेक्शन वेल डिफाइंड, वो कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड। जैसे मान लो कि किसी के पास कोई पर्टिकुलर हॉबी है ना? कोई पर्टिकुलर हॉबी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि भाई सी शेल को कलेक्ट करने की हॉबी हो, या कॉइन्स को कलेक्ट करने की हॉबी हो। बहुत सारे ऐसे चीजें होती थी, है ना, जिसकी हॉबी होती थी। तो मान लीजिए कि आपने कॉइन्स खूब सारे कलेक्ट किए। आप कोई बोले कि नहीं यार मेरी तो हॉबी है कि कुछ भी कलेक्ट कर ले। ठीक है? तो उसने कॉइन्स भी कलेक्ट कर लिया, फलाना ढिमकाना सब कुछ कलेक्ट कर लिया, तो वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन किसी ने सिर्फ और सिर्फ कॉइन का ही कलेक्शन किया है, तो दैट इज अ वेल डिफाइंड थिंग, दैट इज अ वेल डिफाइंड थिंग, ठीक है ना? तो आप इस चीज को समझिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। और किसी भी कलेक्शन को हम सेट नहीं करें, किसी भी कलेक्शन को हम सेट नहीं करें। हमने बोला है वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहेंगे। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि ऑल द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, all the students whose marks is greater than 50, तो दिस इज दिस अ वेल डिफाइंड थिंग? आंसर इज यस। क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा बच्चा इस सेट का पार्ट है और कौन सा बच्चा इस सेट का पार्ट नहीं है। क्योंकि ग्रेटर देन 50, तो कोई बोले 51 मार्क्स आए हैं सर एक स्टूडेंट के, वेदर ये जो है बच्चा ये इस सेट में आएगा क्या? आंसर इज यस, ये इस सेट में आएगा। कोई बोले कि अरे सर 70 मार्क्स आए हैं, तो क्या ये सेट में आएगा? तो ग्रेटर देन 50 बोला तो यस, ये 70 मार्क्स वाला तो ये तो आएगा ही आएगा। कोई बोले कि अरे नहीं सर 49 ही आया था, तो क्या इस सेट में आएगा? आंसर इज नो। कोई बोले कि सर 50 आया था, तो आंसर इज नो अगेन। क्यों? क्योंकि बोला है ग्रेटर देन 50, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला, तो ग्रेटर देन 50 बोला है तो फिर वो नहीं आएगा 50 वाला। तो यानी हम इस चीज को समझ सकते हैं क्या, कि हमें पक्के से पता है कि भाई ये इस सेट का पार्ट है या नहीं पार्ट है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज वेल डिफाइंड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वेल डिफाइंड। जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को, है ना? और उसके एलिमेंट्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल लेटर्स। तो यही सब कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। मैथ्स कम इंग्लिश ज्यादा है, ये है ना, मैथ्स कम इंग्लिश ज्यादा है, बट थोड़ा धीरे धीरे आगे चल के मैथ्स आता जाएगा। तो अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर कहने का मतलब सिंपल इतना है कि यार एक ही चीज को दो बार नहीं लिखना है ना। ये कलेक्शन की बात कर रहे हैं यार, तो कलेक्शन में एक ही चीज को दो बार लिखना अपने आप में मेरे ख्याल से कोई मीनिंग नहीं क्रिएट करता है, ठीक है ना? तो इसलिए बोला है कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और साथ ही साथ बोल रहा है कि which are distinct from each other, sets are generally denoted by capital letters and their elements are denoted by small letters। तो एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और जनरली हम जो सेट है उसको किससे डिनोट करते हैं गाइस? बाय कैपिटल लेटर। अगर कोई बोलता है कि if A is an element of set A,
तो जनरली हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, वी राइट लाइक दिस, आई होप यू कैन सी दिस, कि अगर कोई बोलता है कि देयर इज एन एलिमेंट स्मॉल a which belongs to set a, तो हम लोग उसको जनरली ऐसे लिखते हैं कि स्मॉल a belongs to, ये जो साइन है एप्सिलॉन का, इस एप्सिलॉन के साइन को हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, साइन को कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, कि जो स्मॉल a एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू सेट a, तो यही बोल रहा है a बिलोंग्स टू सेट a बिलोंग्स टू, स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a, बोला कि इफ a इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a, तो हाउ वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट कि वेयर a डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a, मतलब इसी एप्सिलॉन को एक बार इसे काट दिया है ना, काट दिया है, तो a डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A, जैसे कोई बोलता है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऑफ कोर्स हमें पता है ना, कि कौन कौन से आएंगे आपके ए ई आई ओ यू, तो हम लोग बोले कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हाउ वी राइट, यानी व्हाट इज द मेथड टू राइट सेट, है ना, किस तरीके से हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को नॉर्मली ये सब पता होता है, लेकिन नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, और पता भी है तो कोई भी गल नहीं है ना, आराम से देखते हैं। हम लोगों ने कि एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड वो नहीं कि अरे सर रोस्ट कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, वो वाली चीज नहीं कह रहा ना, दिस इज रोस्टर मेथड, है ना। रोस्टर मेथड में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, सारे एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, रोस्टर मेथड। तो इन दिस मेथड a set is described by listing elements separated by commas and enclosing them by a curly brackets, enclosing them by curly brackets। तो ऑफ कोर्स इसकी एक लिमिटेशन होगी, आप भी समझ सकते हो कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द रोस्टर मेथड, कि सिंपली अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो यू कैन नॉट राइट, और एक लेवल से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप रोस्टर मेथड को तो यूज कतई भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हैं 5-10 तब तक तो चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए तो आप लिस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, बीच में कुछ ऐसा पैटर्न है डॉट डॉट डैश डैश कर रहे हो तो फिर एक अलग बात है, बट द कायदा इज कि यू नीड टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, है ना, सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे कि हमने अभी देखा था इंग्लिश अल्फाबेट वाला, तो हम इसको इस तरीके से, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में बहुत क्लियर है कि हम सब चीज को लिस्ट कर देते हैं, समझ में आएगा। लेकिन दूसरा एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये मोस्टली यूज आता है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि हम जो लिखते हैं दैट इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट, मतलब जो डेफिनेशन है ना, जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से हम उसको लिख रहे होते हैं या बना रहे होते हैं। तो बोला इन दिस केस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल ऑफ प्रोपोजिशन व्हिच गिव्स अस द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, व्हिच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है, जो डेफिनेशन है, उसके हिसाब से हम लोग इस चीज को लिखते हैं। एग्जांपल थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे मान लो कि देयर इज अ सेट ए, ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि ये कलेक्ट किसको कर रहा है, बच्चों ध्यान से देखिएगा ना, ये किसको कलेक्ट कर रहा है, नेचुरल एक्स को, एंड x इज 2n फॉर्मेट का, जहां n इज नेचुरल नंबर। तो यानी ये साफ साफ बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टीज की बतला रहा है उसके हिसाब से ये इवन नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट कर रहा है। ये किसको कलेक्ट कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स को। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेट में बेसिकली कौन से एलिमेंट आएंगे आपके 2 4 6 एंड सो ऑन। यानी सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है कि आपको सिंपली वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देता है, जिससे आपको उस सेट के सारे एलिमेंट, सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कभी कभी ये डॉट डॉट की जगह एक स्ट्रेट लाइन भी बनाई जाती है ना, स्ट्रेट लाइन भी बनाई जाती है ऐसे, बिल्कुल ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोल रहा है कि बी जे सेट सच दैट कि एक्स स्क्वायर कलेक्ट कर रहा है जहां एक्स नेचुरल नंबर हो। तो अगर वो एक्स स्क्वायर को कलेक्ट कर रहा है, समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर कलेक्ट कर रहा है जहां एक्स नेचुरल नंबर है, तो लेट अस राइट नेचुरल नंबर्स। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर मतलब इस कलेक्शन में एक 1 आएगा। आप 2 स्क्वायर रखोगे मतलब 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4 आएगा, फिर 9 आएगा, मतलब 1 4 9, यानी कि जितने भी स्क्वायर थे वो इसमें आपके आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी मच मतलब ओके फॉर ऑल ऑफ अस कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेट। जनरली सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म की एक लिमिटेशन है क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर रहे हो, तो अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो यू कैन नेवर लिस्ट देम, राइट। दूसरी बात, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो भी उसकी है, या जो भी उसका रूल है, या जो कुछ भी आप जिससे उस सेट को कलेक्ट कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो उस चीज को वहां पे मेंशन कर देते हो। और कायदे से ऐसे ही करते हैं कि अगर हम एक्स और ये डॉट डॉट कॉलन या फिर एक लाइन भी हम बना सकते हैं ना आपके ऊपर, ठीक है। तो इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? तो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन इट कि आप किस तरह का सेट बनाना चाहते हैं, और उसी सेट को, उसी उसी डेफिनेशन को हम यहाँ यूज करते हैं। जैसे मुझे एक सेट बनाने की इच्छा हो रही है यार कि मैं इवन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाऊं, है ना,
मेरी अब बोलोगे आपकी इच्छा क्यों हो रही है यार, क्वेश्चन में दिया होगा मेरे भाई, ठीक है ना, आपको बस उसको डिकोड करना है, इंटरप्रेट करना है। तो मेरी इच्छा हो रही है कि भाई मैं एक इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाऊं। तो नाउ आई हैव डिफाइंड द थिंग कि मुझे इवन नेचुरल नंबर चाहिए। तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? मेरे पास लिखने के उसके बहुत सारे तरीके हैं कि मैं इसको इतना बड़ा लंबा चौड़ा ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि देयर इज अ सेट ए जिसमें एलिमेंट x है, और मैं ऐसे लिख दूं उसको सीधा कि x इज 2n और n इज नेचुरल नंबर। इतना लिखने से भी काम चल रहा है मेरा। मैं जरूरी नहीं कि इतना लिखूं, है ना, मैं जरूरी नहीं कि इतना लिखूं, क्योंकि अगर x 2n है और n नेचुरल नंबर है तो x इज डेफिनेटली इवन नेचुरल नंबर, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो डेफिनेशन है उस चीज पे स्टिक करेंगे और उसको लिखेंगे ना। और रोस्टर मेथड तो बहुत क्लियर है कि हमें सारे लिस्ट ही करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा है कि कितने एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो चलिए आप थोड़ा सा एक काम करके देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब हम एक ऐसा सेट दे रहे हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म का है, और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो ए सेट बहुत क्लियर है बेटा कि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, और पॉजिटिव है वो 10 तक है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, और उसमें 2 की पावर x माइनस 1 को क्या लिखना है, ऑड। तो भाई x की वैल्यू 1 रखोगे तो ऑफ कोर्स ऑड होगा, 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 कितने के बराबर हो जाएगा, मेरे ख्याल से 3। तो 2 भी आ ही जाना चाहिए ना, 2 भी आ ही जाना चाहिए। कोई वाले से 3 रख देते हैं तो 8 माइनस 1 7, ये भी आएगा ही आएगा, सारे ही आ रहे हैं भाई। हाँ, क्योंकि ये तो 2 का कोई पावर लोगे तो सबके सब इवन ही आएंगे ना यार, क्या ही दिमाग लगा रहे हो। तो ये सब ऑड ही होंगे, गलत हो गया क्या? हमें x कलेक्ट करना है ना, हमें क्या करना है, x कलेक्ट करना है। और x कलेक्ट करना है चाहे x पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन 10 है, सॉरी। तो अगर लेस देन 10 है तो हम लोग बोल रहे हैं कि कहां तक जा पाएंगे गाइस, हम 9 तक ही जा पाएंगे, हम 9 तक ही जा पाएंगे ना। तो क्योंकि 2 की पावर x हमेशा इवन होना है, तो ऑफ कोर्स माइनस 1 करोगे तो ऑलवेज ऑड ही रहेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। आपको 2 की पावर x माइनस 1 नहीं कलेक्ट करना है, फिर से आप समझिए, है ना, नहीं तो फिर इस तरह के कंफ्यूजन कीजिएगा तो दिक्कत आएगा। आपको x कलेक्ट करना है, x ऐसे कलेक्ट करना है कि पहली चीज की x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो कि 10 से छोटा होना चाहिए। मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से लेकर 9, और उनमें वही सेलेक्ट कीजिए जो जिसमें 2 की पावर x माइनस 1 ऑड आ रहा है। तो मेरे ख्याल सब में ऑड आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी दिस मच। इसमें क्या आएगा, जो इस इक्वेशन को जीरो करेगा, तो यानी इसमें मेरे ख्याल से देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या लग रहा है, माइनस 8 एंड 1 ही आएगा, सॉल्व हो गया, हाँ या ना। तो जो C वाला सेट है उसमें अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 8 एंड 1 आई थिंक, देख लो एक बार। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और कोई बोल रहा है कि लेट x इज द सेट, ये थोड़ा सा ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। If n represent any member of x, है ना, express the following as set, मतलब इन सबको as set आप express करो, ठीक है। जैसे बोल रहा है क्या कि x is the set, और हम लोग बोल रहे हैं कि इस केस वाले सेट का नाम हम a कह देते हैं। तो a में क्या है कि n जो है x का पार्ट हो, बट 2n जो है वो x का पार्ट नहीं हो। जैसे कि 1 x का पार्ट है ना, बट 2 x का पार्ट ना हो, तो 2 भी x का पार्ट है, तो यानी 1 नहीं आएगा। 2 x का पार्ट है बट 4 नहीं होना चाहिए, बट 4 भी है तो 2 भी हम हटा देंगे। 3 6 तो ये नहीं होगा, तो यानी a की वैल्यू सिंपली है कि 4 5 6, क्योंकि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग डबल होगा 8 10 और 12 वो इस x का पार्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो अपने को 4 5 6 आएगा। सेकंड की बात कर लेते हैं, अगर इसको हम b कहते हैं सेट को, है ना, तो n प्लस 5 इक्वल टू 8 होना चाहिए। मतलब उस एलिमेंट का सम प्लस 5 8 होने n represents any member of x। तो इसमें क्या आएगा, 3, है ना, इसमें क्या आएगा 3, क्योंकि 3 होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो सम है वो किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। n इज ग्रेटर देन 4, तो अगर इसको हमने c बोला तो मेरे ख्याल से ग्रेटर देन 4 में दो आ जाएंगे, 5 और 6। क्लियर है मेरे ख्याल से, ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। पहला बोला 37 विल नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट।
तो x is exactly two positive factors. 28 belongs to this set and this set has y. मैंने बोला था ना, देखो लाइन आ सकती है, देखो इस बार लिख दिया है, the sum of all the positive factors of y is 2y. तो sum of all positive factors of y, what are the positive factors of y? तो अगर पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि देखो 1 और 2 4 7 14 28 मेरे ख्याल से यही है, यही है। तो इनका जब सम निकालेंगे तो 3 4 3 7 14 14 28 और 28 56, तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रू है, क्योंकि इसका जो सम आ रहा है वो 2y ही तो आ रहा है। 7747 इज मल्टीपल ऑफ 37, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा भाई। डिवाइड करके देखना पड़ेगा। चलो डिवाइड कर लेंगे, या तुम लोगों ने किया? तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा हो तो नहीं आएगा, है ना। तो मुझे लग रहा है 7 दूनी 14 4 3 3 6 7 74, तो 3 34, तो 0 आ जाएगा, तो 7 है ना। तो कितना 9 बार या 8 बार? 9 बार आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 37, so this is a false statement. So the answer for this is going to be false, true, false, false, true. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नथिंग बिग, बहुत छोटी सी बात है। कोई बोलता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे इन अ फाइनाइट सेट। ऑफ कोर्स उसी में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो, बाकी हर जगह तो नहीं बता पाओगे, ठीक है ना, कि इनफाइनाइट एलिमेंट है सर मैंने गिन लिए हैं। मत करना यार काम ऐसे वाले। तो हम लोग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। एंड इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है बच्चों कि n ऑफ a कर देते हैं ऐसे, और इसको ऐसे ही पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये भी एक पॉपुलर तरीका है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। जेई इसको यूज कर चुका है ना, और करता भी है, और बहुत सारे लिटरेचर यूज करते हैं ना। तो जनरली हम लोग एन ए यूज करते हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हम कम थोड़ा सा इसलिए यूज करते हैं कि इस सिंबल को हम बार बार अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कभी मॉडुलस देखते हैं, कभी डिटरमिनेंट देखते हैं थ्रू आउट मैथ, तो इसलिए ज्यादातर हम इसको अवॉइड करते हैं। बट एग्जामिनेशन में इस तरह के सिंबल्स यूज हो सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे लिखा हुआ होगा भाई, लिखा हुआ होगा तो ही आप उसको मानिएगा। मतलब वहां लिख देगा कि दिस डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे लिटरेचर इस सिंबल को यूज करते हैं, एंड मेरी भी इच्छा होती है कि इसी सिंबल को यूज करें, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हम इसमें लिख पाते हैं, समझ में आएगा। लेकिन फिर ये एक अपनी तरह में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, जब हम मॉडुलस ऑर्डुलस की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम सा आ जाता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट समझ गए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, मतलब उसको आप कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट भी कह सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे अगर आपके पास ये चार एलिमेंट है ए बी सी डी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज गोइंग टू बी व्हाट 4। तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना, समझ में आ गया कार्डिनलिटी क्या होता है, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ सेट्स में आ जाते हैं ना, कि कितने क्या क्या सेट किस किस तरह के सेट होते हैं। एक होता है नल और एम्प्टी और वॉइड सेट, है ना। इसका मतलब सिंपल है, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नल, है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, खाली खोखला is called as complete set or null set or a void set। void set लिखा है ना, it is denoted by these two symbols, है ना। o लिखकर बिल्कुल बीचों बीच उसका पेट चीर दो, है ना। तो ये हो गया आपका नल सेट का सिंबल, समझ गए। या फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिख के डिजाइन में छोड़ दो, है ना, या फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिख के डिजाइन में छोड़ दो, ये भी आपका
नल सेट का डेफिनेशन हुआ है ना, ये भी सॉरी सिंबल हुआ है, ये भी नल सेट का हुआ, या फिर बिल्कुल ऐसे पीट सीधो इसका, है ना। आपको बोलता है कि x इज अ नेचुरल नंबर, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई बोलता है x इज अ नेचुरल नंबर और x इज बिटवीन 5 to 6, तो भाई ये तो धोखाधड़ी वाली बात हो गई कि 5 से 6 में नेचुरल नंबर कहां ढूंढे, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि a जो सेट होगा दैट इज अ नल सेट, यानी कि दैट इज 5 है ना। ओ लिख के बिल्कुल पेट चीर दीजिए। सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज नॉन एम्प्टी सेट। तो इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं कि द सेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी। तो जैसे ही अगर वर्ड यूज हो गया कि द सेट ए इज नॉन एम्प्टी, द सेट बी इज अ नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मतलब द एलिमेंट मस्ट बी इन नंबर ग्रेटर देन 0, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो उसमें होगा ही होगा। तो यही बात यहाँ पे लिख रहा है कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट is called as a non-empty set or a non-void set। तो ये सब टर्म्स है, इंग्लिश है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, है ना। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख देता है कि नॉन एम्प्टी सेट और आपको वहां पे चमका ही नहीं कि यार क्या बोल रहा है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट से मुझे लगता है यार सिंगल टन, टन समझते हैं, सिंगल समझते हैं, मतलब एक टन एलिमेंट होने चाहिए। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। सिंगलटन सेट का मतलब हुआ देयर इज ओनली वन एलिमेंट, है ना, देयर इज ओनली वन एलिमेंट। तो सिंगलटन सेट के बारे में क्या कह रहे हैं कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। जैसे कोई बोलता है कि दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो हम लोग इसको सिंगलटन कह सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक एग्जांपल भी आया था सिंगलटन का, मुझे याद आ रहा है दिस वन। जैसे अगर इसमें हम इस सेट बी की बात करें, है ना, हम इस सेट बी की बात करें, तो देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन दिस। तो इसका एक नाम हम बोल सकते हैं ना, द सेट बी इज व्हाट, अ सिंगलटन सेट। आई होप इट इज क्लियर, है ना, द सेट बी इज व्हाट, अ सिंगलटन सेट। क्लियर है। फाइनाइट सेट, तो हम लोगों ने क्या कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट में तो उसको फाइनाइट सेट कह सकते हैं, ठीक है ना। A set which has only finite number of elements is called as finite set। तो कोई बोले सिंगलटन सेट भी सर फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, तो आंसर इज यस। हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगलटन सेट इज आल्सो फाइनाइट सेट, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट मतलब हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं, सबसेट, है ना, ये टर्म भी बार बार यूज होता है, सबसेट, है ना, सेट, सबसेट, इस तरह के टर्म्स बार बार यूज होते हैं, ठीक है ना। तो कोई बोल रहा है कि दो सेट है, मान लीजिए ए और बी है ना, और सेट ए का अगर हर एक एलिमेंट जो है ना सेट बी में। चलिए तो अब हम सबसेट के बारे में बात कर लेते हैं ना, सबसेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई दो सेट है ए और बी, और कोई कहता है कि भाई सेट ए का जो भी एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट बी। तो ए को सबसेट कह सकते हैं बी का, है ना, कि अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट। कोई बोले कि बी का भी हर एक एलिमेंट ए में होना जरूरी है, अगर बी का भी हर एक एलिमेंट ए में है और ए का भी हर एक एलिमेंट बी में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सेट सेम हो जाएंगे। और सबसेट उस केस में भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि उस केस में सबसेट नहीं कह सकते हैं, बट हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सेट बी बड़ा सेट मानते हैं ना, सेट बी हम सपोज कर लो कि बिगर सेट मानते हैं, और सेट ए के जितने एलिमेंट है वो सेट बी में है ही है ना। लेकिन सेट बी में मान लो कि और भी एलिमेंट्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हम सेट ए को बी का क्या बोल सकते हैं, सबसेट। तो बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, every element of A is an element of B, then A is called as subset of B if A is subset of B। इस तरीके से लिखते हैं। इसमें एक और चीज है जो अभी हम थोड़ी देर के बाद उसके बारे में बात करेंगे। इफ A is a subset of B, we write A is ऐसे, U ऐसे लिटाकर और ऐसे, है ना। ये इक्वलिटी की बात करता है, ये जो सिंबल है ना, जैसे हम लोग लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू बात करते हैं ना, वैसा ही कुछ है ये वाला सिंबल, लेकिन ये ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है कि A इज सबसेट ऑफ B। इसमें इस पॉसिबिलिटी को भी लिख रहा है कि A इक्वल टू B की भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सेट अपना सबसेट जरूर होगा, जैसे A 1 2 3 4 है गाइस, और B मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो A को हम B का क्या बोल सकते हैं, सबसेट, है ना। कोई बोले कि दिस सिंबल इंप्लाइज कब होता है, ये तो हमें पता ही है ना, इसमें क्या ही बोलूं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसी से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x belongs to A implies x belongs to B। अगर ऐसा है तो हम A को सबसेट ऑफ B कह सकते हैं, और वाइस वर्सा भी, कि अगर A सबसेट ऑफ B है तो जो भी एलिमेंट A के हैं वो B में भी होंगे, है ना, जो भी A के एलिमेंट है वो B में भी होंगे। तो हम लोग उसमें बोल रहे थे ना कि दूसरी बात भी है, तो अगर ये इक्वालिटी नहीं होता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर इक्वालिटी नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, है ना। तो इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब ए और बी सेट सेम नहीं है, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी
और उसमें वो जो इक्वालिटी वाला साइन है ना दोस्त, उसको ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है यहां तक बात? तो हम लोग बोले कि अगर बोल रहा है कि ए एंड बी में ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए के जितने एलिमेंट है ना वो सब बी में होना चाहिए। मैंने उसके आगे एक चीज जरूर जोड़ी कि अगर बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में भी है, तो इसका मतलब हो गया कि ए का हर एक एलिमेंट बी में, बी का हर एक एलिमेंट ए में, तो दैट मींस कि दोनों सेट सेम ही होंगे। कोई बोले कि सर ये सेट जो है बी खुद का सबसेट हो सकता है क्या? आंसर इज यस, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है बात मेरी बात समझ में आती है? तो यही चीज यहां पे लिख रहे हैं नोट में, है ना। पहला पॉइंट आप पढ़िएगा ना, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम लोग दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए। तो ये ट्रू है ना, कि क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद में तो है ही ना तो उसमें क्या दिक्कत है। प्रॉपर सबसेट में क्या है कि इक्वल वाला बात हट जाएगा, है ना। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, इक्वल वाला हट जाएगा। जैसे कि हमने अभी बात की ना कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ए बी नहीं है, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि अगर कोई सबसेट है, सपोज कर लो कि एक कोई सेट है ए, या पी लिख देते हैं ना कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, पी है, पी में मान लो कि 1 2 3 4 5, और भी कुछ हो सकता है, नो प्रॉब्लम। कोई क्यू बोलते हैं, क्यू में भी कोई बोलता है 1 2 3 4 5। तो पॉइंट इज कि क्या क्यू पी का सबसेट है ना। कोई बोलता है क्या क्यू पी का सबसेट है? आंसर इज यस। क्यू जो है वो पी का क्या है, सबसेट। क्यों? क्योंकि क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पी में लाई कर रहे हैं। क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है? नहीं, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी है कि पी और क्यू सेम ना हो, पी और क्यू सेम ना हो, तो ही हम इसको क्या बोलते हैं गाइस, प्रॉपर सबसेट। तो बोलता है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी सेम ना हो, जैसे इस ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, इस ए को इस बी का हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट, जो अभी कंडीशन उसके हिसाब से कि ए में 1 2 3 4 है एंड बी में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा है? हाँ, इंप्लाइज का मतलब ये होता है ना कि वाइस वर्सा, इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, एंड इफ दिस इज ट्रू देन वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अब क्लियर हो गया क्या प्रॉपर सबसेट का मामला? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब कोई बोले सर एम्प्टी सेट क्या सबका सबसेट होगा? आंसर इज यस, क्योंकि बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, बिलोंग्स टू बी, तो हम सबसेट कह सकते हैं। तो भाई इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि इस एलिमेंट के जितने भी सेट है जो कि है ही नहीं, वो उसमें बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले कि बाय डेफिनेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो होगा वो हर एक सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 के बारे में, इस पे बात करेंगे। थर्ड वाला जो पॉइंट है इस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले दो पॉइंट्स क्लियर है गाइस, कि ये बिल्कुल अपन मान लें, ठीक है ना, कि हर एक जो एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा, और हर एक सेट खुद का भी सबसेट होगा, हर एक सेट खुद का भी सबसेट होगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको अपन को याद रखना पड़ेगा। कोई कहता है कि मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n, और कोई बोलता है कि इसके कितने सबसेट बना सकते हो आप? तो हम लोग बोलते हैं आंसर इज 2 की पावर n। ठीक है, आंसर इज व्हाट, 2 की पावर n। हाँ, मतलब जिनको थोड़ा बहुत के आगे का नॉलेज होगा उनको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना है ना, 2 की पावर n। हम कैसे सोच रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने ए में 3 एलिमेंट, 1 2 3, तो बेटा आप नॉर्मली सोचिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ने कि ए अगर 3 एलिमेंट ले रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका एक सबसेट तो 5 होगा, नल सेट। एक होगा जिसमें एक ही एलिमेंट है, एक होगा जिसमें 2 एलिमेंट है, और एक होगा जिसमें 3 एलिमेंट है। तो यानी ये एक एक एलिमेंट वाला है, ये 5 हो गया। एक हो गया जिसमें 2 एलिमेंट है, एक होगा जिसमें 2 एलिमेंट है, एक होगा जिसमें 2 एलिमेंट, ये देखो। फिर एक होगा जिसमें तीनों एलिमेंट,
तो आपको फील आ गया कि टोटल सबसेट कितने बने, 4, 7 और एक 8। इसको हम डायरेक्ट काउंट कर सकते थे। कैसे काउंट कर सकते थे कि बेटा जो भी हम इसका सबसेट बनाएंगे तो उसमें या तो एक एलिमेंट होगा या 2 होगा या 3 होगा या नहीं होगा। फिर ऑर्डर्ड पेयर से अरेंज भी होगा। इस चीज के लिए हमने मना भी किया था, है ना, कि ये 1 2 और 2 1 अलग सेट नहीं है, क्योंकि सेट में आप कोई भी चीज को पहले लिखते हैं या कोई भी चीज को बाद में लिखते हैं, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि दीज आर एक्चुअली कलेक्शंस। तो इफ दे आर कलेक्शंस तो इट डू नॉट हैव एनी अदर मीनिंग, मतलब 1 2 और 2 1 विल बी कंसीडर्ड एज सेम सेट, मतलब उसमें कोई डिफरेंस हम नहीं लेंगे, तो हम कोई इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम जिस पे आ रहे थे उस पे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल फाल्गुनी जी। तो हमने क्या कहा कि हम जब इसका सबसेट बना रहे हैं तो जो एलिमेंट 1 है वो इस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी 1 के पास दो चॉइसेस है ना, 1 के पास दो चॉइसेस है। 2 एलिमेंट 2, सुनना ध्यान से, जिसको भी समझने की कोशिश करनी है ना, हमारा सुनना कि 1 जो है वो सबसेट में, आप सबसेट बना रहे हो ना यार, तो सबसेट इन्हीं के एलिमेंट से बनेगा, तो सबसेट में 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 1 के पास दो चॉइसेस है, 2 के पास भी दो चॉइसेस है, वो भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, और 3 के पास भी दो चॉइसेस है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हुए, तो 1 के लिए 2, 2 के लिए 2 और 3 के लिए भी 2, तो यानी टोटल चॉइसेस कितने हुए, 2 क्यूब दैट इज 8। ठीक है, दैट इज 2 क्यूब दैट इज 8। इसको एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ बच्चों को अभी उतना आइडिया नहीं हो उसके बारे में, लेकिन आप यहाँ पे अभी ये समझ लीजिए कि हर एक के पास अगर दो दो चॉइसेस हैं तो कुल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 8। वही मैंने लिखा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको बोले कि n एलिमेंट्स है, a में n एलिमेंट्स है, सपोज कर लो a में अगर n एलिमेंट्स है बच्चों, तो जब इसका सबसेट बनाओगे तो इसके लिए दो चॉइसेस है, इसके लिए भी दो चॉइसेस है और इसके लिए भी दो चॉइसेस है, तो टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी आपकी, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, n, 2 की बार n। टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 2 की बार n। इज दिस क्लियर? इसी चीज को दोबारा लिख रहा है कि if n is the number of elements in set A, then n A is n and the number of possible subsets is what, 2 raised to the power n। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको लिख के दे ही दिया है ना, तो लिस्ट ऑफ सबसेट इसने बताया हुआ है, तो आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 के लिए भी मैंने आपको बतला ही दिया है वैसे तो, है ना, टोटल 8 जो है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, है ना। मैं अगली स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं क्या, यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, तो जैसे हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में या कोई आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसमें देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स, है ना। तो उन सब का जो यूनियन होगा, है ना, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब आप ऐसा सेट इमेजिन कर सकते हो जिसमें जितने भी अंडर डिस्कशन सेट हैं वो सब उसमें आपके समाहित हो। मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि सपोज कर लो कि देयर इज अ सेट ए, देयर इज अ सेट बी, देयर इज अ सेट सी अंडर योर डिस्कशन। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन सब का यूनियन। इन सब का यूनियन मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो इन सब में होंगे, है ना, जो इन सब में होंगे। जैसे कि कोई कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कीजिए सर, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, a set consisting of all possible elements, मतलब सारे एलिमेंट्स हो, है ना, which occur in the discussion is called as universal set, और जनरली इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है, तो यूनिवर्सल सेट हम इसका अगर लिखना चाहें तो हमें एक ऐसा सेट लिखना पड़ेगा जिसमें सारे एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 and 7 is going to be your universal set। तो this can be taken as, कोई बोले सर इससे बड़ा ले सकते हैं क्या यूनिवर्सल सेट, तो आंसर इज नो प्रॉब्लम यार, क्योंकि हम एक ऐसा सेट बना रहे हैं जिसमें ये सब हो, तो इससे बड़ा भी सेट हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट कम से कम इतना बड़ा तो होगा ही। मतलब अगर कोई बोले कि 1 2 3 4 5 6, क्या उसको यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, आंसर इज नो, उसको नहीं कह सकते, है ना। मतलब यू नीड अ सेट जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट हो। कोई बोले इसके अलावा एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इसके अलावा तो हो ही सकते हैं ना। तो दिस कैन बी टेकन एज अ यूनिवर्सल सेट। मेरे ख्याल से क्लियर है ना। पावर सेट के बारे में बात करेंगे दोस्त। पावर सेट एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई पावर सेट एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई। जैसे एक सेट ए है, उसके आपने बना लिए सबसेट दोस्त। एक सेट ए है, उसके आपने बना लिए क्या, सबसेट बना लिए।
अब उन सारे सबसेट का जो कलेक्शन है वो भी एक सेट होगा, उसको कहते हैं पावर सेट। हमने एक सेट ए है, जैसे कि अगर कोई बोलता है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल पे चलते हैं, जैसे ये सेट ए है, बी है, इसके हमने क्या बना लिए, सारे सबसेट बना लिए। अब कोई इसका ही सेट बना दे तो इसको हम लोग बोलते हैं बी का, नहीं इसी का सेट बना दे तो इसको हम लोग बोलते हैं बी का पावर सबसेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी का पावर सबसेट। तो मैं पावर सेट बता रहा था आपको कि हमारे पास अगर कोई सेट है बी, है ना, उसका सबसेट है 8 बना लिया, और इसके भी इसका इसका कोई सेट बना ले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट। ठीक है ना। तो जैसे आप देखिएगा पावर सेट के बारे में क्या कह रहे हैं कि लेट ए बी एनी सेट, the set of all subsets of A is called as power set of A and it is denoted by PA। अगर कोई कहता है कि A नल सेट है ना, तो क्या आप बोल सकते हैं कि PA नल सेट होगा, आंसर इज नो। अगर A बेटा नल सेट है यानी कि A ऐसा कर्ली ब्रैकेट्स होगा। अब कोई बोले सर इसका इसका क्या बनेगा, इसका क्या पावर सेट बनेगा, तो अगर इसका कोई पावर सेट पूछे मुझसे तो मैंने बोला इसमें एक ही एलिमेंट होगा। अब बोलोगे सर क्यों सर, क्योंकि इसका एक सबसेट तो ये नल सेट खुद ही है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें एक ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना, एक ऐसा लिख सकते हो। तो यानी यहां पे या फिर पाई बोल दो, ठीक है ना, ए अगर पाई है तो पी अगर ऐसे लिखने में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि अरे सर ये क्या लिख दिया, बड़ा मजा सा तो नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यानी कि अगर ए पावर ए 5 है, नल सेट है, तो पी ए हैज वन एलिमेंट। तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। क्योंकि अगर एम्प्टी वाले का भी पावर सेट में एक एलिमेंट आ रहा है तो इट कैन नेवर बी एम्प्टी। तो यानी कि पावर सेट के बारे में अपन ध्यान रखेंगे कि दिस इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 to 100 कंटेन कर रहा है। देन राइट द सबसेट ऑफ ए एन whose elements are odd numbers, write the subset of b whose elements are represented by x plus 2 where x is natural number। सबसेट ऑफ ए एन whose elements are odd number, तो इसका सबसेट लिखना है whose elements are odd numbers। तो वैसे तो देखो इसमें काफी सारे सबसेट बन सकते हैं, अब इसने ये नहीं लिखा है कि अपन को कितने का सबसेट बनाना है, तो इट कैन बी एनी नंबर ऑफ सेट, है ना। तो वैसे तो कायदे से क्या कहा जाए, क्योंकि अगर कोई बोले कि यार मैंने तो ए को सर सिर्फ वन ही लिया है ना, ए को कोई बोलता है कि सर मैंने तो वन ही लिया, तो ये भी सबसेट ऑफ एन है जिसमें एलिमेंट्स क्या है बच्चों, ऑड नंबर्स है ना। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये भी सबसेट ऑफ ए ही कहलाएगा, एन एन ही कहलाएगा, और जिसके एलिमेंट क्या है, ऑड नंबर है, ये भी कहलाएगा ना। ठीक है। कोई बोले कि यार 1 3 हो, तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब बहुत तरीके से सबसेट बनने वाला है, ठीक है ना। एक वो भी होगा जो आप कह रहे हो कि 1 3 5 टिल क्या 99, ये वाला भी होगा, इसके भी सारे एलिमेंट क्या है आपके, है ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक चेंज मुझे लगता है कि अपन को करना पड़ेगा, शायद इसमें एक नल सेट वाला तो नहीं ले सकते हैं यार, क्योंकि नल सेट वाले के बारे में क्या बोलेंगे, उसमें ऑड नंबर थोड़ी ले पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वन, वैसे कोई उसको आइडियली बोले तो बोल तो सकते ही हैं, ठीक है, नल सेट भी ले ही लेंगे, है ना, 2 की पावर 50 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कायदे से तो -1 कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑड थोड़ी है, ऑड थोड़ी है यार, उसमें कायदे से तो -1। ठीक है, नल सेट वाले में दिक्कत बस ये आएगी कि उसमें कोई बोलेगा कि कौन सा एलिमेंट है, तो ऑड नंबर थोड़ी है, उस एलिमेंट्स आर ऑड नंबर्स, उसके एलिमेंट ऑड नंबर नहीं है, -1 आएगा, है ना। तो मतलब राइट द सबसेट ऑफ बी whose elements are represented by x plus 2 where x is a natural number। तो मेरे ख्याल से आपको कहां से चालू करना पड़ेगा, इसमें 3 से, 3 5 7 और टिल 100।
तुम्हारे हिसाब से सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है? मेरे हिसाब से तो होता है कि जितने भी एलिमेंट जिसके हैं वो उसमें तो लाई करने चाहिए। अगर मैंने एक बोला कि 357 और 101 और 102 ऐसा कोई बोल रहा है ना बच्चा, जैसे तुम बोल रहे हो और भी बच्चे मेरे ख्याल से बोल ही रहे हैं, तो ये इसका सबसेट तुम कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से कि ये इसका सबसेट है? हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ प्रियांशु राजपूत, लेकिन मेरी बात को कोई भाव नहीं दे रहा है। ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है जब 101 102 उसमें है ही नहीं, तो हाउ कैन यू से कि इसका सबसेट है? तो आई डोंट थिंक। हाँ, इसमें भी हम बहुत सारे बना सकते हैं ना, क्योंकि x+2 के हिसाब से हम इसके सबसेट्स बना सकते हैं। हाँ, 3 के बाद 4 भी आएगा भाई, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 भी आएगा। हाँ, 3 4 5 6 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 3 4 5 6 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। गिवन दैट E इज अ सेट ऑफ दिस 2 4 6 8 10, if n represent any member of E, then write the following sets containing all numbers represented by n plus 1. इसको अगर वो चाहता तो इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते थे। राइट द सबसेट ऑफ A of n which contains all elements of n which are odd numbers, है ना? अगर ऐसा लिख देता ना कि which contains all the elements of n which are odd numbers, तब तो यूनिकनेस आ जाता, तब तो यूनिकनेस आ जाता। which contains all the elements of n which are odd numbers, तब यूनिकनेस आ जाता है। तब तो आपको यही लिखना पड़ता 135 till 99। इसमें बोलता है राइट द सबसेट ऑफ B of n whose which contains all elements represented by x plus 2 where x is a natural number। तो इसमें भी यूनिकनेस आ जाता है ये वाला, है ना? तो यानी कि उसमें क्या है कि n के हर एक एलिमेंट को लिखना है जो ऑड हो या ये वाली चीज फॉलो कर रहा हो, तो बन जाता। अब जैसे इसमें बढ़िया लिख दिया कि गिवन दैट E is the set if n represents any member of E, then write the following sets containing all the numbers represented by n plus 1। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई n plus 1 वाले सेट में तो क्या आ जाएगा कि n अगर इसका एलिमेंट है ना, तो n plus 1 वाले में क्या आएगा 3 5 7 9 और 11, 3 5 7 9 11, है ना? कोई पूछे भाई कि n स्क्वायर वाले में क्या होगा, तो ये भी इजी है मेरे ख्याल से। 4 16 36 64 and 100। 4 16 36 64 and 100, इज दिस करेक्ट? चलिए डन है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, लेट T इज द सेट और x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इज T एन एम्प्टी सेट। तो मेरे ख्याल से सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करने जैसा लग रहा है मुझे तो, है ना? उससे ज्यादा तो कुछ नहीं लग रहा है ना? क्या आपको भी वही लग रहा है क्या? तो मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी x plus 5 और minus 5x और प्लस 35 एलसीएम लेने के बाद। आई थिंक इट इज क्लियर। नहीं कोई बात समझ में है तो पूछ लीजिएगा, है ना? 4x minus 40 और नीचे आ जाएगा 13 minus x। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज minus 4x plus 40 and this is 4x minus 40 upon 13 minus x। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखना एक बार, देख लेना एक बार। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि इसमें 4x minus 40 अगर उड़ा देंगे तो एक अलग बात है ना, बाकी ऐसे उड़ेगा नहीं है। आप इसको इधर उधर ले जा सकते हैं जो भी है, तो 4x minus 40 इक्वल टू 0 एक तो आएगा, और दूसरी एक चीज आएगी -1 अपॉन x minus 7। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे आया, फैक्टर कर दिया है ना। 4x minus 40 एक तो 0 हो सकता है, और दूसरा इधर से आ जाएगा x minus 13 इक्वल टू x minus 7। तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि अगर इसको काट दे दोनों साइड से, करे काट दिया -1 बचा, तो फिर उनका एम्प्टी सेट आ जाएगा। उनका क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ से ये चीज फॉलो तो करेगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने इसका एक फैक्टर लिखा हुआ है तो x की एक वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी कि t इज नॉट एन एम्प्टी सेट। t में एक एलिमेंट आएगा आपका कौन सा?
10। तो दिस इज सिंगलटन सेट, है ना, दिस इज सिंगलटन सेट। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं ऑन सेट, है ना, और सिंपल ऑपरेशंस है ना, आप समझिएगा अच्छे तरीके से तो आ जाएगा। कोई बोलता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, अगर दो सेट ए है और ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं मेरे से, है ना, तो ले ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के भी पार्ट हो और बी के भी पार्ट हो, यानी कि ए यूनियन विल कंटेन ऑल दोज एक्स which is either in A or in B, which is either in A or in B। जैसे कि A ये है, B ये है, तो कोई पूछता है कि सर A यूनियन B क्या है, तो हम बोले कि वो सारे एलिमेंट जो A और B दोनों के हिस्से हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोले कि A यूनियन B क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो अगर कोई बोलता है कि X belongs to A यूनियन B, तो इसका सिंपल मतलब है कि X या तो A का पार्ट होगा या तो B का पार्ट होगा या दोनों का पार्ट हो सकता है ना, दोनों का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज X इज ईदर बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, मतलब किसी ना किसी एक सेट में वो जरूर आया होगा, है ना, A यूनियन B के केस में, ठीक है ना। और वाइस वर्सा भी ट्रू है ना, वाइस वर्सा भी ट्रू है। लेकिन कोई पूछे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन एंड। तो अगर कोई बोलता है कि A इंटरसेक्शन B, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में हो, A में भी हो और B में भी हो, तो हम लोग कि X बिलोंग्स टू A एंड, है ना, एंड वर्ड यूज होगा, है ना, X बिलोंग्स टू B। तो जैसे कोई बोलता है कि A इज दिस, B इज दिस, व्हाट इज A इंटरसेक्शन B, तो हम लोग बोले वो सारे एलिमेंट जो दोनों के हिस्से हो, तो यानी कि क्या एलिमेंट आएगा आपका बच्चों, 2 एंड 3, क्या आएगा, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, है ना। अगर X A इंटरसेक्शन B का पार्ट है, तो बहुत सिंपल है कि X दोनों का ही पार्ट होगा, मतलब X A में भी होना चाहिए और X B में भी होना चाहिए, ठीक है ना, X A में भी होना चाहिए, X B में भी होना चाहिए। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर A इंटरसेक्शन B 5 है, मतलब A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम A इंटरसेक्शन B 5 कह सकते हैं, और उस केस में उस सेट को क्या बोलते हैं, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। उस केस में A और B को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे सपोज कर लो कि देयर इज अ सेट A 1 2 3 और एक सेट है B आपका 7 8 9, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट। जैसे अगर सपोज कर लो मैं एक सेट लेता हूं रियल नंबर, एक सेट लेता हूं इवन नंबर्स का, है ना, एक सेट लेता हूं मैं इवन नंबर्स का और एक सेट में लेता हूं ऑड नंबर्स का, तो आई कैन कॉल द टू सेट एज डिसजॉइंट। क्यों, क्योंकि अगर आप एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर के सेट ले रहे हैं तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई बोलता है कि सर मैंने एक इवन नंबर का सेट लिया और मैंने एक प्राइम नंबर का सेट लिया, एक मैंने प्राइम नंबर का सेट लिया, एक इवन नंबर का सेट लिया, तो क्या इनको डिसजॉइंट कहा जा सकता है क्या, क्या इनको डिसजॉइंट कहा जा सकता है क्या, एक प्राइम नंबर का सेट है और एक इवन नंबर का सेट है, तो आई विल से कि भाई इवन नंबर और प्राइम नंबर में डिसजॉइंट तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो होगा वो एक कॉमन एलिमेंट होगा, 2 क्या होगा, एक कॉमन एलिमेंट होगा, तो 2 कॉमन एलिमेंट होने के कारण, है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट, डिसजॉइंट, राइट। अब एक टर्म आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये, तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट x होंगे, जो बच्चों a का पार्ट तो हो बट b का पार्ट ना हो, है ना, a का पार्ट हो लेकिन b का पार्ट ना हो। तो अगर a में से b हटा दिया, a में से b हटा दिया, तो यानी हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में हो बट b में नहीं हो। क्योंकि अगर हमने, अगर सपोज कर लो कि अभी वेन डायग्राम भी देखेंगे, तो जैसे अभी पहले यहां पे देखिए a 1 2 3 है और b 2 3 4 है, और आपने a माइनस बी की बात की, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमने a में से वो हिस्सा हटा दिया जो b का है, तो b में 2 3 4 था, तो 2 3 b में था तो उसको हटा दिया, सीधा सीधा हम लोग बोल रहे हैं कि a माइनस बी क्या आ जाएगा 1। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो x a का तो हिस्सा होगा, है ना, बट एंड x b में साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना 1 2 3 2 3 4, तो a माइनस बी में सिर्फ 1 आया, और ये एलिमेंट देख सकते हो कि a का हिस्सा है बट b का हिस्सा नहीं, लेकिन a के वो एलिमेंट्स जो b में भी हैं वो नहीं होंगे, a के वो एलिमेंट्स जो b में भी है वो नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर एक चीज होती है गाइस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना, कॉम्प्लीमेंट का सेट मतलब ये नहीं कि अरे द सेट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, है ना, वो वाले का ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 रास्ते हैं, a डैश, a और पर c और a बार, है ना।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, तो इसको हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार। तो हम लोग बोले इसमें कौन सा एलिमेंट होगा जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट ए में ना हो, है ना। तो हम लोग एक्स में वो सारे एलिमेंट होंगे, समझना ध्यान से, मतलब ए बार में ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश में वो सारे एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट हो लेकिन वो ए में ना हो, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है कि जो भी यूनिवर्सल सेट होगा, है ना, अंडर द डिस्कशन, और उसमें से ए के एलिमेंट हटा दीजिएगा तो वो ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 till 10 और ए है 1 2 3 4 5, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश या ए सी, तो हम लोग लेंगे दिस इज गोइंग टू बी सिंपली 6 7 8 9 10, यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए को हटाने के बाद जो बच गया वही डैश है, मतलब सॉरी वही ए डैश है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। अगर कोई कहता है कि x इज एन एलिमेंट इन सेट A, तो x कैन नॉट बी इन A कॉम्प्लीमेंट। कोई पूछे व्हाट इज द A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट होगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलने वाला है ना, तो दिस इज डिसजॉइंट, ठीक है ना। कोई पूछे A यूनियन A डैश, तो आपको समझ में आ गया होगा कि A और A डैश का अगर मैं यूनियन लूं तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। कोई बोले A डैश का डैश, यानी कि A के कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो कहां पहुंच गए, ए पे ही पहुंच गए, और कहां पहुंच गए। ये बाहर नहीं है बच्चों, है ना, थोड़ा सा ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वापस से ए पे पहुंच गए, ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी इसमें थोड़ा सा हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये सब चीजें देखेंगे ऑफ दो सेट, इक्वालिटी वगैरह, है ना, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें वेन डायग्राम और इस तरह की सारी चीजें, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट तक हम रहने देते हैं, है ना, और अगली क्लास में फिर हम यहाँ से कार्टेशियन और ये सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, सी यू ऑल।